11 महीने में मेरा लाल एनसीईआरटी भी पढ़ना चाहता है, सिलेबस भी करना चाहता है, सीसेट भी कवर हो जाए, करंट अफेयर भी हो जाए, आंसर राइटिंग भी हो जाए, एसे राइटिंग भी हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, पीवाईक्यू भी कर ले, टेस्ट सीरीज भी कर ले। फाइनली वो कहता है सर सुसाइड ही करने का मौका बचा है बस। 2016 में करंट अफेयर से 60 प्रश्न आए थे, पर 2019 में करंट अफेयर से मात्र 9 प्रश्न आए थे। तो क्या करंट अफेयर छोड़ देना चाहिए था? मेरे बायोलॉजी और केमिस्ट्री का आप ये मान के चलिए कि मेरे रगों में बहता था, लेकिन आज मैं केवल इंडियन इकोनॉमी को पढ़ पढ़कर शेयर मार्केट से बढ़िया पैसा निकाल देता हूं। प्लान बी भी यूपीएससी के अंदर ही छिपा है, अगर हम सही ढंग से चीजों को कर लेंगे। आप अपने दिमाग को ट्रेन करिए। पढ़ाई एक ही बार होती है, लेकिन रिवीजन कितनी भी बार। धोनी से भी मिला मैं, सचिन से भी मिला मैं, कई एक्टर से भी मिला। उन लोगों की सफलताओं में एक ही चीज उन्होंने जो मुझे बताई, और मुझे भी ये महसूस होती कि यही चीज है। बैठो बैठो। अगर हम बातचीत करें पूरी की पूरी जर्नी पर, थोड़ा सा शॉर्ट में कुछ बातें कर लेते हैं और फिर मैं आपके डाउट के लिए ही मेनली आया हूं आज। तो सभी लोग अगर यूपीएससी दे रहे हैं तो उसके साथ साथ पीसीएस सभी को देना है। जैसे कुछ लोगों के मेंटेलिटी में देख रहा हूं, अभी मैं कुछ दिनों से यहां पर ही हूं, सर मैं यूपीएससी दे रहा हूं तो मैं क्या पीसीएस छोड़ सकता हूं? पीसीएस मत छोड़ो, उसका सिलेबस सेम है, उसका मतलब कहूंगा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डाउन हो सकता है, प्रिपरेशन लगभग सेम है। किसी राज्य में आईएएस बनने से अच्छा है अपने ही राज्य में एसडीएम बन जाओ भाई, घर वालों की मदद भी करोगे। मान लो तुम आईएएस बन गए, केरल कैडर मिल गया, कोई बुरा नहीं केरल कैडर, लेकिन घर वालों को तुम्हें प्रयागराज में जरूरत पड़ गई किसी कारणवश, तो केरल से कोई कॉल करेगा और यहां के अधिकारी को बताएगा तो मानेगा नहीं मानेगा उसकी मर्जी। पर अगर आपका किसी और डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए कि आप मथुरा में तैनात है और आपको प्रयागराज में जरूरत है, तब भी आपका कम्युनिकेशन फास्ट हो जाएगा और घर वालों की भी मदद कर पाओगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यूपीएससी के साथ साथ आपको यूपी पीसीएस का एग्जाम देना ही है, या अपना स्टेट जो भी आपका होगा। अगर आप प्लान बी के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कई सारे विद्यार्थी मुझसे पूछते रहते हैं कि सर क्या प्लान बी की शुरुआत कर ले पेपर 2026 का देखकर। कितने लोगों ने 26 दिया था प्रीलिम्स? पहली बार जैसी पेपर देखा होगा तो मेमोरी सामने ऐसा सरेंडर करे होगे कि कुछ नहीं है मेरे पास। रियल में पहली बार में पेपर सच में ऐसा लगा। क्या बड़ा बदलाव हमें करना है? तो वास्तविक रूप में मटेरियल में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, पर जो टेस्ट सीरीज और जो क्वेश्चन अब पूछे जाए वो यूपीएससी के लेवल के होने चाहिए, क्योंकि अब जिस तरीके का परिवर्तन यूपीएससी कर रही है हमें भी बदलना पड़ेगा। क्या इससे निराश होने की जरूरत है? थोड़ा सा जरूर हो सकते हैं, पर इससे एक और चीज बेहतर हो जाएगी कि अब जो उस दिशा में आगे बढ़ जाएगा वो आगे निकल सकता है। सवाल है प्लान बी का कि क्या प्लान बी हमें स्टार्ट करना होगा? तो मेरा अभी भी मानना वही है, प्लान बी आप उसी दिन शुरू करेंगे जिस दिन आपने एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट ईमानदारी से क्लोज किए होंगे। प्लान बी का मतलब होता है कि क्या मैं छोड़ दूं, क्या मैं इसकी जगह पर अब कोई प्राइवेट जॉब पकड़ लूं, या मैं इसकी जगह पर कोई अन्य लाइफ का टारगेट शुरू कर दूं। प्लान बी तब तक मत स्टार्ट करना जब तक 2 अटेम्प्ट ईमानदारी से पूरे ना हो जाए। प्लान बी भी ट्राई करो ऐसा जो इसी के साथ जुड़ा हो। जैसे मेरा मानना है अभी ईपीएफओ का एग्जाम आएगा, जरूर दीजिए, उसमें अच्छी पोस्ट भी है और टाइम पर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। जितना हो सकता है आप याद रखिएगा कि इस पूरी जर्नी में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अब जैसे रविराज का एग्जाम्पल ले, हम फर्स्ट रैंक आई, पर क्या फर्स्ट रैंक 2025 में डायरेक्ट आ गई है? पहली बार मेंस लिखा था 2021 में, पहली बार सिलेक्शन 2024 में, फाइनल जो 20वीं रैंक आई वो 2025 में। कितना जर्नी हो गई जरा काउंट करिए। 21 में मुझसे फर्स्ट टाइम मिले थे, तब प्री क्वालिफाई थे, मतलब फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन 2020 से की होगी, और 26 6 साल का स्ट्रगल तब भी लगा है। देखो तैयारी ही लगभग 1.5 साल की है, जर्नी 1 साल की है, तो 2.5 साल तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट जो रहते हैं वहां पर वास्तविक रूप में हमारा मेन एम क्या होना चाहिए? किसी तरीके से एक बार प्रीलिम्स और मेन से एक बार लिख दूं मैं,
फिर फाइनल रिजल्ट अगले साल गारंटेड आ ही जाता है। कई सारे बच्चे जो होते फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में टॉप रैंक ले आते हैं, उसके पीछे का कारण है तैयारी लगभग लंबे समय से कर रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बच्चे ने अभी तैयारी की तो अभी रिजल्ट आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक जो कई लोगों के मन में डाउट में जो आजकल देखता हूं, वर्तमान में स्टूडेंट्स कंफ्यूजन ज्यादा लेकर बैठा है। कंफ्यूजन किस टाइप का, क्या करना है क्या नहीं करना है। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, एक डिवाइन पोइट्री नाम की किताब है, 14वीं शताब्दी में वो किताब लिखी गई थी। उसमें लिखा गया है नरक के 9 द्वार या नरक में जाने के 9 रीजन। उसमें जो पहला रीजन है वो बहुत क्लियर है। उसने कहा वही व्यक्ति नरक में जाता है जो लिम्बो की स्टेट में होता है। अब लिम्बो मतलब हिंदी में कहे अधर अवस्था में, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तैयारी करनी है कि नहीं करनी है, जॉब करनी है कि नहीं करनी है, क्लासेस करनी है कि नहीं करनी है, मुझे सेल्फ स्टडी करनी है या नहीं करनी है। एक कंफ्यूजन की जो अवस्था होती है, मेरा मानना है आज अगर आप यहां से कुछ लेकर जाए तो वो क्लैरिटी लेकर जाए कि सर अब डन हो गया, मुझे क्या करना है। याद रखिएगा कि इस पूरी जर्नी में सबसे पहले आपको लाना है अपने अंदर क्लैरिटी। क्लैरिटी कौन सी? पहली, मुझे अपने आप को कितना टाइम यहां देना है। मान लीजिए 31 या 30 वाले बच्चे हैं तो वो भी दिमाग में रखे सर मैं 30 का अटेम्प्ट दूंगा दूंगी या 32 मेरा लास्ट अटेम्प्ट रहेगा, उसके बाद कुछ भी हो जाए मैं अगला काम धंधा शुरू कर दूंगा कर दूंगी। आप जॉब के साथ करते रहो, 6 अटेम्प्ट देते रहो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, क्लैरिटी रखनी है कि प्रिपरेशन में कौन सी चीजें कब कंप्लीट करनी है। जैसे 27 वाले लोग हैं, अब 27 वालों को इस समय एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम ही नहीं है। आज की तारीख कितनी आ गई? 15 जून। नेक्स्ट ईयर में एग्जाम कब है? 23 मई को। यहां से हम पकड़ ले तो 11 महीने कुछ दिन बचे हमारे पास। अब 11 महीने में मेरा लाल एनसीईआरटी भी पढ़ना चाहता है, सिलेबस भी करना चाहता है, सीसेट भी कवर हो जाए, करंट अफेयर भी हो जाए, आंसर राइटिंग भी हो जाए, एसे राइटिंग भी हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, पीवाईक्यू भी कर ले, टेस्ट सीरीज भी कर ले। फाइनली वो कहता है सर सुसाइड ही करने का मौका बचा है बस। आज तक के इतिहास में पहली बार 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर आपको 12 मंथ प्लस 12 मंथ मतलब 2 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन इमीडिएट मिल जाएगा, 12 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन भी इमीडिएट मिल जाएगा, मतलब 2 साल का सब्सक्रिप्शन इमीडिएट मिलेगा। और यदि फिर भी आप असफल हो जाते हैं, कभी कभी किस्मत साथ ना दे, पर आपने ईमानदारी से प्रयास किया है और हमारी शर्तें पूरी की हैं जो ऊपर दी गई है एश्योर की, तो हम आपको 1 साल फ्री पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें यकीन है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क फेल नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम आपको 1 साल फ्री पढ़ा देंगे यदि आपका सिलेक्शन फिर भी नहीं होता है। और यह ऑफर केवल और केवल लिमिटेड टाइम के लिए दिया गया है, क्योंकि इस समय हम सेलिब्रेट कर रहे शिक्षा महोत्सव। एक जरूरी बात, यदि 2027 के विद्यार्थी अभी प्लानिंग कर रहे हैं तो यह लास्ट टाइम है, क्योंकि इसके बाद सारे इंस्टीट्यूशन पैसे जरूर लेंगे, लेकिन प्रीलिम्स से पहले कंप्लीट सिलेबस नहीं हो पाएगा, कुछ मेंस के सब्जेक्ट छोड़ने पड़ेंगे। मैं ओपनली बता दूं कि इस समय यदि आप आने वाले 10 दिन में प्लानिंग कर रहे हैं तो सिलेबस पूरे होने की गारंटी है। उसके बाद आपका सिलेबस वही कवर होगा जो प्रीलिम्स और मेंस में आता है, दोनों में या केवल प्रीलिम्स में। समय निकल रहा है, जितना जल्दी आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर लेंगे वही सही तैयारी की शुरुआत मानी जाएगी। हमारा रिफर कोड MK लाइव है, नीचे दिए गए लिंक से आप इस कोर्स का ट्रिपल ट्रीट प्राप्त कर सकते हैं MK लाइव रिफर कोड के साथ। मिस मत करिएगा, ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर आपको इसकी जरूरत नहीं तो जिन्हें जरूरत है उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, शायद आपकी एक मदद किसी की जिंदगी बना दे। तो हमें क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, मेरे पास कितना समय है? 11 महीने। एनसीईआरटी बड़े मुश्किल से सिलेक्टेड हो सकती है। एनसीईआरटी को मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री की करके जा सकता हूं। सारी एनसीईआरटी 6वीं से 12वीं मुझसे पढ़ी। अगर मान लीजिए मैं आपकी जगह होता तो मैं एनसीईआरटी में 3 किताब 4 किताब सेलेक्ट कर लेता। तो पहला हो गया, एनसीईआरटी आ गई, क्लैरिटी देखते चलना। सेकंड, अब मुझे सिलेबस टाइम पर खत्म करना है, तो मेरे दिमाग में क्या टाइम पीरियड आना चाहिए कि मेरा सिलेबस कब तक कंप्लीट होना चाहिए। याद रखो, सिलेबस 100% किसी का नहीं होता है, लेकिन 90 और 95% सिलेबस कंप्लीट करना है। तो पहली डेडलाइन है 60% सिलेबस आपका होना चाहिए
31 जनवरी 2027। सर 60% में क्या पढ़ूं? पहला, हिस्ट्री आपका रेडी होना चाहिए पूरा, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, जो भी आपका हिस्ट्री है पूरा। सेकंड, ज्योग्राफी आपका पूरा रेडी होना चाहिए, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, मैपिंग रेडी। थर्ड, इंडियन पॉलिटी आपको कंप्लीट करके रखना है, इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट करके रखना है, साइंस टेक्नोलॉजी कंप्लीट करके रखना है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट कंप्लीट करके रखना है, आईआर कंप्लीट करके रखना है और एथिक्स। कितने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए मैंने? 8। कहां तक में कंप्लीट करने हैं? 31 जनवरी 2000। अब इस दौरान ये जीएस के साथ चलता रहेगा मेरा, लेकिन इसी दौरान क्योंकि मुझे 27 देना है तो मुझे 2 चीजें भी कवर करनी है। पहला, ऑप्शनल। ऑप्शनल के बगैर हम 27 पूरा नहीं कर पाएंगे, तो एटलीस्ट आने वाले 10 दिन में, 15 दिन में अब डिसाइड कर लो कि आपका ऑप्शनल क्या होगा। ये क्लैरिटी अगर नहीं है कि ऑप्शनल क्या होगा तो 27 फिर भूल जाओ, क्योंकि 27 के लिए फिर हमें अभी से डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो ऑप्शनल कंप्लीट करना होगा, एटलीस्ट 70-80% ऑप्शनल कवर करना पड़ेगा। तीसरा, सीसेट और करंट अफेयर। सीसेट 2.5 महीने का पढ़ना, लोग कुछ भी कहे, अब तो वैसे मानसिकताएं बदल गई, हर व्यक्ति अब सीसेट पढ़ने लग गया है। करंट अफेयर जनवरी 2026 से मई या अप्रैल 2027 तक का कवर करना ही है। मतलब ये मेरे दिमाग में आ गया 8 जीएस के सब्जेक्ट, एक ऑप्शनल, सीसेट और करंट अफेयर। क्लियरिटी आ गई है। अब जैसे मान लो प्री की रिवीजन की शुरुआत में कब से करूंगा? 1 फरवरी से। क्या रिवीजन करना है मुझे? मैंने जो 8 सब्जेक्ट पढ़े उसमें से 7 सब्जेक्ट, एथिक्स मुझे पढ़ना नहीं है, अभी रिवाइज नहीं करना है, 7 सब्जेक्ट को याद करूंगा, करंट अफेयर को याद करूंगा, सीसेट की प्रैक्टिस करूंगा और पीवाईक्यू करूंगा। कब से कब तक? 1 फरवरी 2027 से लगभग मेरा ये चलता रहेगा 20 मई 2027 तक। अगर मैंने 3 बार रिवीजन कर लिया तो प्रीलिम्स मेरा गारंटेड होगा। प्रीलिम्स कंप्लीट हुआ मेरा कि 1 जून से लेकर तो 19 अगस्त तक अब मैं वो विषय कंप्लीट कर लूंगा जो मेंस में आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी, या फिर हम कह सकते हैं गवर्नेंस, सोशल जस्टिस जैसे विषय। निबंध की तैयारी, उन 3 महीनों में ये तैयारी और रिवीजन हो सकता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, जैसे 2027 के लिए हमने प्लानिंग कर ली ना, अब 28 वाले क्या सोचे इसके अकॉर्डिंग। पहले तय करो किस तारीख को आप अपना सिलेबस क्लोज करना चाहते हो। अगर 28 के लिए आपने एक डेडलाइन तय कर ली तो ये तय करो कि कौन से विषय कंप्लीट करना चाहते हो। 28 और 29 वालों के पास इतना टाइम है कि वो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। इस साल एनसीईआरटी से 6 ही क्वेश्चन आए, तो क्या एनसीईआरटी छोड़ देनी चाहिए? याद रखो 2016 में करंट अफेयर से 60 प्रश्न आए थे, पर 2019 में करंट अफेयर से मात्र 9 प्रश्न आए थे। तो क्या करंट अफेयर छोड़ देना चाहिए था? 1 साल के आधार पर डिसीजन हम नहीं लेंगे, और एनसीईआरटी आज भी उतना ही रोल निभाती है जितना पहले। तो एनसीईआरटी पर हमें ताकत अभी भी लगानी है। एक नई चीज मैंने बस जोड़नी है, पीआईबी, क्योंकि पिछले 4 वर्ष से पीआईबी में, जैसे 2022 में पीआईबी से तब भी 18-19 सवाल थे, 2023 में 23-24 सवाल थे, और इस बार 43 क्वेश्चन अकेले कहां से आए हैं? पीआईबी से। तो हम एक नया सोर्स जोड़ लेते हैं कि ठीक है भैया पीआईबी पढ़ेंगे। पीआईबी आपको पढ़ना भी नहीं है, मैंने यूट्यूब पर पीआईबी पढ़ाना अब शुरू करा दिया है। तो जितना हो सके आप पीआईबी को रेफर करिए, 28 वाले भी, 29 वाले भी और 27 वाले भी। एक नया सोर्स है, आएंगे सवाल, नो डाउट हिंदू के आएंगे सवाल, लेकिन उतने नहीं जितने की पहले आते थे। दूसरी चीज, एनसीईआरटी पुरानी या नई, मुझे एक बात बताओ, आप सरकार में होते और आपकी सरकार 50-60 साल के बाद बनी है, आप पुरानी एनसीईआरटी से सवाल पूछना चाहोगे कि नई एनसीईआरटी से? क्यों? क्योंकि आपने बनाई है, आप चाहोगे कि मेरे अकॉर्डिंग चीजें रहें, इसलिए नई एनसीईआरटी। पुरानी एनसीईआरटी में कंटेंट बहुत अच्छा दिया है, लेकिन जब सवाल ही नहीं वहां से आ रहे तो क्या करें। एनसीईआरटी थोड़ी सी अलग क्यों बनी है मैं बता देता हूं। जैसे बिपिन चंद्रा के एनसीईआरटी थी, तो उसमें क्या खासियत थी?
1757 प्लासी की लड़ाई से वो हिस्ट्री पढ़ाता थे, तो पूरी कहानी बताते थे कि 1757 में क्या हुआ, 58 में क्या हुआ, फिर 60 में क्या हुआ, 64 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, 80 में क्या हुआ, फिर 1815 में क्या हुआ, सब बताएगा वो। बिल्कुल लाइन से बता रहा है वो व्यक्ति कहानी। उनका कारण क्योंकि वो इतिहास पढ़ाना चाह रहे थे। हमारी नई एनसीईआरटी कैसी है, ये सब सालवार सब बंद करो। अब उसने पहला चैप्टर दिया एजुकेशन। तो ये भाई साहब अब एनसीईआरटी कैसी बना रहा है, एजुकेशन पर 1757 से लेकर तो 2026 तक जो जो हुआ है सब बता दो कि कैसे अंग्रेजों ने एजुकेशन को बदला, कैसे आजादी के बाद एजुकेशन सुधरा, आज एजुकेशन में क्या हो रहा है। तो उन्होंने अब कहानी नहीं बताई, उन्होंने एक टॉपिक उठा लिया एजुकेशन और उस पर पूरी बात कंप्लीट कर दी। जैसे दूसरा उन्होंने उठाया जनजातीय लोगों की जिंदगी कैसी बदली, तो जब गुलाम थे तब कैसे थे लोग, आजादी के बाद क्या हुआ और अब वर्तमान में क्या है। मतलब अब वर्तमान की एनसीईआरटी थीम बेस्ड है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप नई एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि उसमें आपका टॉपिक क्लोज हो जाता है। टॉपिक तभी क्लोज हो जाएगा जब आपने टॉपिक कंप्लीट किया होगा। बस एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो बच्चे को कोई समझाने वाला होना चाहिए। जैसे क्या थी बिपिन चंद्र, आप खुद पढ़ते तो आपको पता चलता अच्छा कहानी जुड़ती जा रही है, लेकिन अब कहानी जुड़ती नहीं है, आपको वो जोड़नी पड़ती है कि अच्छा मैंने पीछे वहां ये पढ़ा था इसलिए वो यहां ऐसी बात कर रहा होगा। 3 विषयों पर जितना हो सके आपका ध्यान होना चाहिए, ये और एक क्लैरिटी रखनी है। 3 विषय जिन्हें आप लोग पसंद नहीं करते लेकिन पढ़िए। मैं बता दूं आपके फेवरेट सब्जेक्ट बगैर इतना आप अनुभव देखना, मेरा आपका सबसे फेवरेट है पॉलिटी। जब भी पढ़ने का मन ना हो सर लक्ष्मीकांत उठा ली। दूसरा अगर पढ़ने का मन होता है तो वह है हिस्ट्री। ये 2 विषय अलग ही प्रेम, और इन दोनों विषय में यूपीएससी ने कसम ले ली है, तुम कितना भी पढ़ के आओ बेटा हम तुम्हारे क्वेश्चन सही होने देंगे ही नहीं। और सच बताओ 3 विषय साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत बेसिक सवाल थे इस साल के। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल जितने सिंपल इस बार पूछे थे, कंपेरेटिवली सिंपल थे नहीं वो, बट हिस्ट्री जितना टिपिकल पूछा उसके कंपैरिजन में अच्छे सवाल थे। इंडियन इकोनॉमी काफी अच्छे सवाल पूछे थे, इकोलॉजी एनवायरनमेंट ठीक ठाक सवाल थे। अगर इन 3 विषयों पर पकड़ बना लेंगे तो हमें कहीं प्रीलिम्स में रोक नहीं सकता है। मैं आपको बता दूं प्रीलिम्स सबसे बड़ा हर्डल इसलिए बन रहा है क्योंकि हम जो पढ़कर जा रहे हैं, जिसको ईमानदारी से पढ़कर जा रहे हैं, वो गंदा आदमी हमें उसमें से सवाल पूछ नहीं रहा है, हिस्ट्री और पॉलिटी। और जिनको हम छोड़कर जा रहे हैं उसमें वो सिंपल सिंपल सवाल पूछ रहा है। अब यहां मैं बता देता हूं डिफरेंस कहां आ रहा है। ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं या साउथ के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं। साउथ के बच्चे या फिर किसी और जगह के बच्चों का क्या है कि किसी विषय के प्रति कोई प्रेम ही नहीं है। जैसे यहाँ पॉलिटी के प्रति और हिस्ट्री के प्रति प्रेम का एक बड़ा कारण है, यूनिवर्सिटी में मास्टर भी अच्छा मिल जाता है आप लोगों को जो पॉलिटी आपको पढ़ाता है और मजा दिला देता है, या हिस्ट्री पढ़ाता है तो आपको याद रहता है यार मेरे प्रोफेसर ने हिस्ट्री पढ़ाई थी। उसमें आपका दोष कम है क्योंकि टीचर ही ऐसे मिले, पर इंडियन इकोनॉमी में टीचर ही नहीं मिल पाया। अब साउथ में क्या हुआ कि किसी भी बच्चे का कोई भी सब्जेक्ट अच्छा है ही नहीं। अब उसे जो थोड़ा बहुत समझ में आया वो था ज्योग्राफी। साइंस का बैकग्राउंड अगर है और मास्टर को पढ़ने लग गया वो, तो साइंस ठीक ठाक लगने लग गया। आपका जो प्रेम पहले से बन गया है उसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हिस्ट्री पॉलिटी को साइड में करो। ऐसा नहीं कि बंद कर दो, उसे पढ़ना है लेकिन उसकी लिमिट के जैसे। मुझे एक बात बताना, पॉलिटी कितने घंटे पढ़ना चाहिए कि सिलेक्शन हो जाए? पॉलिटी के सवाल 10 में से 6-7 सही हो जाए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए पॉलिटी? टोटल घंटे बता दो मुझे। नहीं, ओवरऑल जैसे मैं बताऊं कि मुझे सिलेबस पूरा करने में, पॉलिटी का सिलेबस पूरा करने में 130 घंटे लगते हैं। आपके हिसाब से एक विद्यार्थी को कितने घंटे पॉलिटी पढ़ना चाहिए टोटल पूरे साल भर में? मैं मानता हूं 200 घंटे। इससे बड़ा होगा क्या पॉलिटी? एक दिन में कितने घंटे पढ़ सकते हो? 3 घंटे या 2 घंटे? कितने दिन चलना चाहिए पॉलिटी? टीचर के साथ सब कुछ कर लिया 100 दिन, इतना ही हुआ ना। अब सच सच बताना,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितने घंटे पढ़ाए? ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है हमें कि यार अगर सच में साइंस टेक्नोलॉजी मैंने 150 घंटे पढ़ा होता तो क्या मुझे प्रीलिम्स में उतना ही चैलेंज आता जितना कि आज आ रहा है? मतलब मुझे इसके अपने बैलेंस को बिगाड़ा जो है मैंने उसे सुधारना। गिनो नजरा एक बार कि साइंस टेक्नोलॉजी मेरा 150 घंटे हुआ कि नहीं, क्या मैंने इतनी कॉपियां, इतने नोट्स, इतनी क्लास ली या नहीं कि 150 आवर्स मेरे बीत गए। इकोलॉजी इन्वायरमेंट जब मैंने 2011-12 में पढ़ाया था पहली बार तो मात्र 25 घंटे में हो जाता था, लेकिन अब इकोलॉजी इन्वायरमेंट मैं जब कंप्लीट करने आता हूं तो मुझे 70 घंटे लग रहे हैं कंप्लीट करने में। अब मुझे बताओ एक स्टूडेंट को 100 घंटे तो उसे देना ही चाहिए। कितना घंटे हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट को दे पा रहे हैं? 35 से 40 घंटों ज्यादा नहीं दे पा रहे आप लोग। तीसरा सबसे जरूरी कदम जो उठाया जाना चाहिए, इंडियन इकोनॉमी। इस विषय के प्रति कुछ अलग ही नफरत है लोगों में, जबकि जिंदगी का सबसे, मैं आपको बताऊं, इंडियन इकोनॉमी केवल इसलिए मत पढ़ो कि तुम्हें यूपीएससी का एग्जाम देना है, पर इसलिए पढ़ो कि अगर कुछ ना कर सको तो जेब में 5,000 रुपए 6,000 रुपए में कैसे बदलेंगे, वो इंडियन इकोनॉमी बताएगा। मैं आपको बताऊं कि इंडियन इकोनॉमी पढ़ने के बाद, मैं प्योरली बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाला शिक्षक रहा हूं, मतलब मेरे बायोलॉजी और केमिस्ट्री का आप ये मान के चलिए कि मेरे रगों में बहता था, लेकिन आज मैं केवल इंडियन इकोनॉमी को पढ़ पढ़कर शेयर मार्केट से बढ़िया पैसा निकाल देता हूं। मैं आपको बताऊं कि मतलब आज अगर मैं कुछ भी ना करूं, मैं केवल घर पर बैठ जाऊं ना, तो 9 बजे से लेकर 3 बजे तक में 25-30 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 80 से 1 लाख रुपए, 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए एक दिन का मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और केवल वो किस बेसिस पर बात कर रहा हूं मैं? क्या मैंने इसके लिए कहीं क्लास ज्वाइन की थी? तो हाँ, थोड़ी बहुत बेसिक पढ़ा होगा कहीं से, लेकिन ये विषय ने मुझे बताया कि क्या करना है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, प्लान बी भी यूपीएससी के अंदर ही छिपा है अगर हम सही ढंग से चीजों को कर लेंगे। जैसे साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के जमाने में सब जगह जरूरत पड़ गई। मैं आपको बताऊं कि मार्केट में इस समय इमीडिएटली 50-60 हजार रुपए की नौकरी मिल जाएगी अगर आपके पास 2 फैक्टर है। एक आपको पता है जनरल स्टडी जीएस अच्छा नॉलेज, और दूसरा आपको पता है एआई कैसे उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। आप कहेंगे आज हैंड टू हैंड नौकरी दिला दूंगा मैं आपको, दोनों चीज होनी चाहिए, एआई के एक्सपर्ट और जीएस का एक्सपर्ट। सारे कोचिंग वाले ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को, क्यों? क्योंकि एआई का एक्सपर्ट अगर है और उसको जनरल स्टडी आता है तो कंटेंट बनाने में एआई के लिए हम किताबें बनाना चाह रहे हैं। आज के आज जॉब है। मैं ये कहना चाह रहा हूं प्लान बी तैयार है, सवाल है प्लान ए ईमानदारी से हुआ है कि नहीं। मैं ये क्लैरिटी देकर आना चाहता हूं, हम जिस रास्ते के लिए चले हैं उस रास्ते के लिए हमें सबसे पहला पाप क्या दूर करना होगा? अधर में रहने वाली चीजें खत्म करनी होगी, डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरा पाप, आज तक के इतिहास में पहली बार 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर आपको 12 मंथ प्लस 12 मंथ मतलब 2 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन इमीडिएट मिल जाएगा, 12 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन भी इमीडिएट मिल जाएगा, मतलब 2 साल का सब्सक्रिप्शन इमीडिएट मिलेगा। और यदि फिर भी आप असफल हो जाते हैं, कभी कभी किस्मत साथ ना दे, पर आपने ईमानदारी से प्रयास किया है और हमारी शर्तें पूरी की हैं जो ऊपर दी गई है एश्योर की, तो हम आपको 1 साल फ्री पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें यकीन है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क फेल नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम आपको 1 साल फ्री पढ़ा देंगे यदि आपका सिलेक्शन फिर भी नहीं होता है। और यह ऑफर केवल और केवल लिमिटेड टाइम के लिए दिया गया है, क्योंकि इस समय हम सेलिब्रेट कर रहे शिक्षा महोत्सव। एक जरूरी बात, यदि 2027 के विद्यार्थी अभी प्लानिंग कर रहे हैं तो यह लास्ट टाइम है, क्योंकि इसके बाद सारे इंस्टीट्यूशन पैसे जरूर लेंगे, लेकिन प्रीलिम्स से पहले कंप्लीट सिलेबस नहीं हो पाएगा, कुछ मेंस के सब्जेक्ट छोड़ने पड़ेंगे। मैं ओपनली बता दूं कि इस समय यदि आप आने वाले 10 दिन में प्लानिंग कर रहे हैं तो सिलेबस पूरे होने की गारंटी है। उसके बाद आपका सिलेबस वही कवर होगा जो प्रीलिम्स और मेंस में आता है, दोनों में या केवल प्रीलिम्स में। समय निकल रहा है, जितना जल्दी आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर लेंगे वही सही तैयारी की शुरुआत मानी जाएगी।
हमारा रिफर कोड MK लाइव है, नीचे दिए गए लिंक से आप इस कोर्स का ट्रिपल ट्रीट प्राप्त कर सकते हैं MK लाइव रिफर कोड के साथ। मिस मत करिएगा, ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर आपको इसकी जरूरत नहीं तो जिन्हें जरूरत है उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, शायद आपकी एक मदद किसी की जिंदगी बना दे। दूसरा पाप वैसे तो उस किताब में लिखा हुआ था लस्ट, वासना, पर मैं आपके साथ भी जोड़ देता हूं। दूसरा पाप है आपका किसी एक विषय पर कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। जैसे मास्टर ने कहा कि ठीक है बेटा ज्योग्राफी में NCERT और क्लास कर लेना, लेकिन उसका मन भरता ही नहीं। सर कोई स्टैंडर्ड बुक फिर मैंने बता दी, चलो ठीक है भाई, साविंदर सिंह देख लेना, खुल्लर देख लेना, GC लियोंग देख लेना, अब हो गया ना। पर सर अगर अनअकैडमी ने जो बुकलेट दी है वो भी पढ़ना पड़ेगी फिर। यहां सिंपल सा जवाब है, देखो क्लास हो गई, एक NCERT या कोई बुक पढ़ ली ना, क्लोज कर दो उसको। एक विषय कितना भी पढ़ ले, लेकिन उसको समय से ज्यादा या लिमिट से ज्यादा पढ़ेंगे तो उसके कारण हमारी स्टडी क्या हो जाएगी, बेकार। मुझे एक बात बताओ, सच सच बताना, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, क्लास और स्टैंडर्ड बुक के कॉम्बिनेशन के बाद कोई और मटेरियल पढ़ने जाओगे तो ऐसा क्या नया मिल जाएगा जो कहीं नहीं मिला होगा, या कितना प्रतिशत नया मिला होगा? 5%, इससे ज्यादा नहीं। 95% ही अगर रिवाइज कर लेंगे तो कहीं नहीं जाएंगे। सिलेक्शन किसका होता है, ज्यादा पढ़ने वाले का, ज्यादा हार्डवर्क करने वाले का, या ज्यादा रिवीजन करने वाले का? सब तो पता है आप लोगों को। करंट अफेयर में मेरे लाल लाली मुझसे एक सवाल पूछते, सर वो वीकली करंट अफेयर सफिशिएंट है? मुझे सच सच बता देना, इस साल भी अगर उसको ढंग से करके जाते तो मैंने प्रमाण सहित इस बार भी वीडियो बनाया कि देखो भाई मेरे मटेरियल से कितने सवाल आए, ना तो कल के दिन बोलोगे कि सर हम आपको फॉलो कर रहे थे, तब भी मैंने 35 से 40 क्वेश्चन दिखाए हैं। उतना ही कर लेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये सवाल खड़ा ही क्यों होता है कि सर क्या उतना सफिशिएंट है? ये उस दिन होना चाहिए जिस दिन वो आपको पूरी तरह से याद हो जाए। आपका पूरा कंप्लीट हो गया, रटा हुआ है, तब मुझसे पूछो कि सर क्या वो सफिशिएंट है, मेरा हो गया कंप्लीट उतना, तो तब बातचीत आएगी। मेरा लाल वीकली करंट अफेयर कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, PI भी पढ़ नहीं पा रहा है, पर वो बात क्या करता है, सर मैं डेली कर लूं, सप्ताह पूरा नहीं हो रहा है उससे, और वो डेली करंट अफेयर में लगा हुआ है। करंट अफेयर में वही विद्यार्थी ज्यादा सवालों के जवाब दे पाएगा जिसका रिवीजन सबसे ज्यादा होगा। करंट अफेयर आपको लगता है कि हमारे आज नंबर 1 चैनल लेते, नाम नहीं ले लेते, नंबर 1 मीडिया वाला चैनल जो खबरें देता है, ध्यान से सुनना, 24 घंटे वो खबरें देता है, आपको लगता है उनमें से एक रिपोर्टर भी हमारे UPSC के 3 सवालों के जवाब दे पाएगा? क्यों नहीं? 24 घंटे करंट अफेयर पढ़ रहा है वो, क्यों नहीं दे पाएगा? वो मूर्ख है, वो अलग चीज है। पर उसका दूसरा रीजन है रिवीजन। याद वही रखेगा, एग्जाम हॉल में वही जवाब दे पाएगा जिसने क्या कंप्लीट किया होगा। आप अपने दिमाग को ट्रेन करिए। पढ़ाई एक ही बार होती है, लेकिन रिवीजन कितनी भी बार। जैसे मान लीजिए एक बार ज्योग्राफी आपने मुझसे पढ़ ली या इंडियन इकोनॉमी पढ़ ली, तो अब उसको क्या करो, बस रिवाइज और अपडेट करते चलो। आप क्या करते हैं, इंडियन इकोनॉमी मुझसे पढ़ ली, फिर सर और कोई मास्टर ढूंढ लूं क्या मैं? क्यों बेटा, क्या कम पाप किए हमने? और मुझे सच सच बताना, ओपन चैलेंज दे रहा हूं मैं, YouTube पर इंडियन इकोनॉमी जितनी सरल करके मैंने दे दी है, मुझे एक वीडियो दिखा देना उस लेवल का जो उतना सिंप्लीफायर उस लेवल तक लेकर गया हो। सबसे सरलतम भाषा में दी थी मैंने इंडियन इकोनॉमी। NCERT सबसे सिंपल लैंग्वेज में कोशिश की समझाने की। मेरा मानना है आप केवल और केवल थोड़ा जिद्दी बनिए। मतलब मेरी अभी ऊपर वाले की दुआ से पिछले 7-8 साल में अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। मैंने धोनी से भी मिला, मैं सचिन से भी मिला, मैं कई एक्टर से भी मिला। उन लोगों की सफलताओं में एक ही चीज उन्होंने जो मुझे बताई, और मुझे भी ये महसूस होती कि यही चीज है,
उनका कहना है किसी भी फील्ड में अगर आप अपना 100% कुछ कांस्टेंट टाइम के लिए दे दीजिए, लगभग 2.5 साल 3 साल, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप 2.5-3 साल के बाद उस फील्ड में अपना बेस्ट और सबसे आगे ना निकल जाए। मेरा मानना है यूपीएससी की जर्नी हो या अपनी जिंदगी का कोई भी डिसीजन, अगर आप 2.5-3 साल पूरा डूब कर दे दिए तो आपका सिलेक्शन कहीं रुका नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि हम सीधा बातचीत कर लेते हैं, आपके जो भी डाउट है फिर हम 1-to-1 इंटरेक्शन भी कर लेंगे। अभी क्या डाउट है आपके, हाथ खड़ा करके कुछ लिख कर लाए होंगे, डाउट लेकर आए हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मुझे बताना, सच सच बताना, डेली करंट अफेयर कितने घंटे आप पढ़ते होंगे? डेली करंट अफेयर अगर पढ़ेंगे तो 1 घंटा तो मिनिमम पकड़ते कि नहीं? 1 जनवरी 2025 से लेकर तो 30 अप्रैल 2026 तक का करंट अफेयर आपने पढ़ा होगा इस साल। कितना हो गया? 365 और 4 महीने 120 दिन, मतलब 500 दिन हो गए। कितने घंटे पढ़ा आपने करंट अफेयर? 500 घंटे। इतना तो पढ़ा होगा कि नहीं? रिवीजन के लिए कितना टाइम दोगे? 500 घंटे का मटेरियल रिवाइज करना है, कितना टाइम लगेगा रिवीजन में? 4-3 रिवीजन तो करने ही पड़ेंगे। तो पहले रिवीजन में 250 घंटे, दूसरे रिवीजन में 125 आवर, तीसरे रिवीजन में 50 आवर, टोटल मिलाकर 500 घंटे रिवीजन में लगे। कुल कितना टाइम करंट अफेयर को दिया आपने? 1000। अब मुझे सच बताना, 10 में से ये विद्यार्थी कितने हल कर लेगा? 10 सवाल में कितने हल कर लेगा? 9 पकड़ लेते हैं। दिन बहुत अच्छा था, पूरे 9 सही हो गए, ठीक है ना? अब मेरी बात पर आना, 52 सप्ताह होते हैं साल में, 4 महीनों के और 16 सप्ताह पकड़ लीजिए। 52 और 16 मतलब 18 ही पकड़ लेते पूरे, 70। एक वीकली करंट अफेयर कितने घंटे का होता है मेरा? 2 घंटे, 2.5 घंटे। 70 का डबल 140, पकड़ लेते 200 घंटे, क्योंकि मैं 200 घंटे मान लो खींच लिया। रिवीजन में कितना टाइम लगेगा? 3 से 4 रिवीजन, 100 घंटे, 50 घंटे, 25 पकड़ लेते, फिर से 200 घंटे लग गए। कितने घंटे आपने करंट अफेयर पढ़ा? ठीक है, पूरी ताकत से 400 वाला कितने क्वेश्चन कर लेगा सही 10 में से? मैं पकड़ता हूं केवल 5 ही पकड़ते, बहुत खराब था मतलब, फिर भी 5 ही किया गरीब आदमी। 1000 घंटे पढ़ने वाले ने 9 सही किए, 400 वाले ने, नुकसान कितने क्वेश्चन का हुआ? अब मुझे बस जेन्युइनली बताना, उसने जो 600 घंटे बच गए, उस 600 घंटे में इकोनॉमी, साइंस टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट ढंग से पढ़ लिया। 600 घंटे पढ़ा अब उसने। अब मुझे बताओ, इन 3 विषयों से 40 प्रश्न आ गए। अब इसके बताना, इसने 600 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाए हैं और इस विद्यार्थी ने करंट अफेयर ज्यादा पढ़ा, इस कारण से उसको कम पढ़ा था, उसको उसने 500 घंटे पढ़ा तो इसने 1100 घंटे पढ़ा है। अब मुझे बता दो, क्या वो 4 क्वेश्चन की रिकवरी कर लेगा कि नहीं कर लेगा? सिंपल सी बातचीत है। करंट अफेयर में अनलिमिटेड करंट अफेयर होता है। एक सही फॉलो कर लीजिए कि भाई वीकली कर लिया, उसको रिवाइज कर लीजिए। आप मुझे बताओ, मैं वीकली के बाद मंथली भी लाता था, और मंथली लाऊं ना लाऊं, ईयरली करंट अफेयर कवर करा देता हूं मैं, पूरा दोहरा देता हूं मैं। इससे ज्यादा और करंट अफेयर कहां से कर लेंगे? और हाँ सर, मैं प्रयागराज में 2 साल से हूँ, बट सर मुझे सही डायरेक्शन नहीं मिला कि मैं पढ़ाई में क्या करूँ। बट आपका पॉलिटी का क्लास देखा तो उसमें आपने मतलब क्वेश्चन भी डालते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। बट अब समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब समय बहुत कम है, मतलब ऐसा 27 देना है जी, 27 देना है, तो सर उसके लिए क्या करूँ? ठीक है। अब तो मैं प्रयागराज आ ही गया हूँ, आपको पता है ना, मैं शिफ्ट कर गया हूँ यहीं पर ही। आज ही पता चला है? बताओ, देखो 2 साल का जो हमारा स्ट्रगल था वो अपनी जगह पर है, लेकिन अब यहां से हमें मान के चलना है कि हमें क्लोजिंग की ओर जाना है। तो पहले 3 बॉक्स बनाते हुए, पहले में डालो वीक सब्जेक्ट या इनकम्प्लीट सब्जेक्ट, सेकंड में डालो वीक सब्जेक्ट, और थर्ड में डालो कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट मतलब आपने उसके नोट्स बना दिए।
जो इनकम्प्लीट है, पहली प्रायोरिटी वो है कि एक डेडलाइन बना दो कि हम उसे कब तक क्लोज करेंगे। जैसे मान लेते हैं इंडियन इकोनॉमी, साइंस टेक्नोलॉजी, इंडियन इकोलॉजी एनवायरनमेंट या इंडियन पॉलिटी, ये 4 सब्जेक्ट हमारे अधूरे थे, तो एक डेडलाइन बता दो कि भाई मैं सर इसे कंप्लीट करूंगा 30 नवंबर तक। फिर सेकंड है वीक सब्जेक्ट, कि सर पढ़ा तो मैंने बहुत कुछ लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो वीक सब्जेक्ट उसको 2 महीने का टाइम दे दो। जैसे सी सेट हो सकता है, आर्ट एंड कल्चर हो सकता है, या और भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। और थर्ड में आ गया कंप्लीट सब्जेक्ट। जब हम दिसंबर तक पहुंचेंगे तब तक ये 2 सेगमेंट रेडी हो जाने चाहिए, और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे कंप्लीट रिवीजन पर। जितना रिवीजन कर सकते उतना बेस्ट होगा। आप अपने दिनचर्या को 4 हिस्सों में बांटोगे, डेली 2 जीएस, 1 ऑप्शनल, और बचे हुए टाइम में आंसर राइटिंग, रिवीजन, जो भी तुम्हें करना हो 2.5-3 घंटे। तो 2.5 घंटे जीएस का एक सब्जेक्ट, 2.5 घंटे जीएस का दूसरा सब्जेक्ट, 2.5 घंटे ऑप्शनल, और बचे हुए 2.5 घंटों में जो आपको लगे रिवीजन, प्रैक्टिस, वो चीज। इस 10 घंटे को फॉलो करते चलो, 4-6 महीनों के अंदर आपको समेटते हुए लगेगा कि चीजें पूरी होती जा रही। बस चीजें बढ़ाना मत। जैसे आपने कोई सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया टीचर से और बुक से, फिर से नई चीज मत लेना। फिर एक मिनट। हाँ, आपसे मैं यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ। आपका पढ़ाने का मुझे स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, मतलब नीचे से एकदम ऊपर तक ले जाते हैं। सर मैं 2024 में यूपीएससी दिया, उसमें सी सेट में मेरा 75 रहा। बहुत बढ़िया। 2025 दिया, मैं 80 रहा। बट जीएस में भी मतलब नदी नज़र से बाहर होते थे। कितना हो रहा है? जीएस में जैसे कि एक बार हुआ था मेरा 65, ठीक है, 2024 में। 2025 में आ गया था यहाँ पे 75। ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं हो और पाया। अभी 26 में? बट 26 में ये हुआ सर कि मतलब कि सी थोड़ा सा सेट panic हो 18 सी सेट 18 क्वेश्चन रहा, माय गॉड। क्योंकि 23 क्वेश्चन ही रीडिंग कॉम्पिटिशन डाला था, और नंबर सिस्टम ऐसा बना ही नहीं था कुछ भी। यहाँ पर बेसिक सवाल आ जाते तो वो हल कर लेते, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टिपिकल सवाल आ जाता है तो तकलीफ आ जा रही है। कॉम्प्रिहेंसिव बैच लाइए और तो इंटरपर्सनल स्किल ये सभी ऐड करके सर। नया विषय, बिल्कुल। ये तो हम इस साल से इंटरपर्सनल स्किल पूछेंगे, क्योंकि इस बार इंटरपर्सनल स्किल और अच्छे सवाल है। मेरा मानना है यूपीएससी इंटरपर्सनल स्किल के सवाल और बढ़ाए तो इससे सीसेट का लेवल डाउन होगा और अच्छे बच्चे पास होंगे, क्योंकि इंटरपर्सनल स्किल सभी के बस की बात नहीं है। वही व्यक्ति जिसने पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब पढ़ा है ना, वो अच्छे से उल्टा समझ पाएगा। तो इंटरपर्सनल स्किल आना चाहिए। हमारा सीसेट पर बैच आएगा ऑनलाइन में, जुलाई और अगस्त के महीने में हम एक बैच लाते हैं। इस बार पूरा नया पैटर्न लाएंगे कि पहली बार इंटरपर्सनल स्किल को भी हम जोड़ेंगे। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, कॉम्प्रिहेंशन मैंने बार बार कहा है कि वो हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है, अल्टीमेट वेपन है, फर्स्ट वेपन नहीं है। हम हमेशा ही ज्यादा फोकस किस पर रखें? मैथ्स और रीजनिंग पर। जैसे मैं अभी एक वीडियो बनाने वाला हूं, जल्दी आपको एक यूट्यूब पर वीडियो मिलेगा। मैं 2026 के लगभग 27 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा मैथ रीजनिंग के, जिसको अगर आप केवल और केवल पेशेंस रखते तो आसानी से हल कर सकते थे। मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा ताकि उससे क्लैरिटी आ जाए कि अच्छा सही ढंग से करने देते तो चीजें दिक्कत नहीं होती। दूसरा जो चैलेंज है कि जीएस अगर इस बार आप लोगों का जनरल कैटेगरी में 65 प्लस भी हो रहा है तो मैं कहूंगा मेंस के लिए लग जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि 70 से ज्यादा कट ऑफ जाएगा, वो फिर कुछ भी हो सकता है। तो अगर कुछ कमी रह गई है, कोई सब्जेक्ट रह गए, कोई टॉपिक, तो एक बार उसकी लिस्ट बना दो और मुझे एक बार डिस्कस करो कि सर ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक मुझे लगता है कि खराब है मेरे। जीएस में जितना हो सके क्लास 11 तो 12 की नई हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, इन दोनों को कवर कर लो, आपको सवाल मिलेंगे ही। आर्ट एंड कल्चर लेटेस्ट वाले से बहुत सवाल आए हैं पिछले 3-4 साल में, एक तरफा सवालों से एनसीईआरटी ने दिए। तो एक बार आर्ट एंड कल्चर के साथ हिस्ट्री पढ़ो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, चल। हाँ बताओ, और कोई दुख? हाँ, आगे से एक एक लेते, कोई नहीं, इसके बाद आप ही बताना। हाँ बैठ जाओ बेटा, बहुत बढ़िया। जैसे हम लोग क्वालिटी के लिए अच्छी काम करते हैं, जियोग्राफी के लिए 11th-12 की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, तो सर साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के लिए रिसोर्स कहाँ से लेंगे? मैं बता देता हूं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़े दुख की बात है कि मटेरियल बहुत ही कम है। तो सबसे पहले साइंस टेक्नोलॉजी में अगर बढ़िया कोई चीज चाहिए तो एनसीईआरटी पर लौटना पड़ता है। अगर आपके पास कोई टीचर हो तो क्लास 11-12 की बायोटेक है, बहुत अच्छी किताब है, बायोटेक्नोलॉजी पूरा कवर हो जाएगा। हाँ,
क्लास 11-12 की कंप्यूटर की किताब भी आती है, उसमें पूरा नैनोटेक भी है, आपका पूरा कंप्यूटर वाला कंसेप्ट भी आ जाता है। पर बचे हुए जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है या हम कहेंगे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी है, तो वो तो हमें कहीं ना कहीं किसी बुक से पढ़ सकते हैं। कोई ऐसी बुक नहीं है जिसको मैं जानी मानी कहूं, लेकिन ठीक ठाक जो भी मार्केट में मिल जाए चल जाएगा। इकोलॉजी इन्वायरमेंट में एक चीज है जो आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो, मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है इकोलॉजी इन्वायरमेंट वाली, वो बहुत अप टू डेट होती है, उस पे जो मटेरियल आ रहा है वो हो ही जाता है। वैसे मैं वो उसी को फॉलो करते हुए सब बना देता हूं, तो उसमें से कर लेंगे, लेकिन कोई एनसीईआरटी नहीं इकोलॉजी के लिए। हाँ एक हाँ, सभी के आज मैं आए हुआ। बहुत बढ़िया सवाल। 1 पेजर नोट्स कब बनाए या कैसे बनाए ऐसा? हाँ जी, और ऑप्शनल से भी, ऑप्शनल का भी हिस्ट्री के लिए इसमें कैसे करना है 1 पेजर नोट्स? और सर GS3 के लिए हिंदी मीडियम में GS3 में नंबर नहीं उठता है, वो उसको कैसे? मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको जीएस पेपर 3 में भी मैं हिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर दिला, पेपर 3 में नंबर दिला दूंगा अच्छे। याद रखिए कि बैठ जाओ देखो, सबसे पहला सवाल है 1 पेज शॉर्ट नोट्स। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे टॉपर्स की। हमारे टॉपर्स ऐसी बातें बताते हैं ना जिसको सुनकर ऐसा लगता है कि बस यही मेरी अधूरी कमी थी। सच बताना, प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं। मान लीजिए 2026-27 में आप अभी तैयारी की शुरुआत करेंगे। अब मान लीजिए मैं एक टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, आपको लगता है कि आप पहली बार में उसके शॉर्ट नोट्स बना दोगे? पॉसिबल ही नहीं है। देखो, जो टॉपर्स आपको शॉर्ट नोट्स बनाते वो कैसे बनाते मैं वो समझा रहा हूं। पहला, आप मान लीजिए राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, ध्यान से सुनना, इंडियन पॉलिटी में प्रेसिडेंट नाम का टॉपिक पढ़ा, तो शायद आपके जो नोट्स बने होंगे ना वो 6 पेज के बने होंगे, पर आपने राष्ट्रपति को 4 बार पढ़ लिया है। अब आपको पता है उम्र कितनी होनी चाहिए, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है, 52 में क्या बताया गया है, 74 में बताया मंत्रिपरिषद, रटा हुआ है आपको। आपको पता है आपको 4 बातें नहीं पता है राष्ट्रपति के बारे में। अब आपने क्या कर दिया, एक शॉर्ट नोट्स बना दिया, 1 पेज में पूरा राष्ट्रपति कंप्लीट हो गया आपका। सच बताना, फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 पेज में राष्ट्रपति के नोट्स बन जाते तुमसे? देखो बेटा, जब आपने 3 बार 4 बार अटेम्प्ट ले लिए होते हैं ना, तब शॉर्ट नोट्स तो आप गारंटेड बना दोगे। पहली बार में कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनते। अगर आप ऐसे विद्यार्थी जिनके 2 अटेम्प्ट हो चुके, 3 अटेम्प्ट हो चुके, तो मैं कहूंगा अब आप सच में शॉर्ट नोट्स पर आ जाइए। वो आपके लिए अच्छी रणनीति है, उससे आपको मटेरियल अच्छा मिलेगा, कंटेंट बेटर हो पाएगा। दूसरा, आज तक के इतिहास में पहली बार 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर आपको 12 मंथ प्लस 12 मंथ मतलब 2 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन इमीडिएट मिल जाएगा, 12 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन भी इमीडिएट मिल जाएगा, मतलब 2 साल का सब्सक्रिप्शन इमीडिएट मिलेगा। और यदि फिर भी आप असफल हो जाते हैं, कभी कभी किस्मत साथ ना दे, पर आपने ईमानदारी से प्रयास किया है और हमारी शर्तें पूरी की हैं जो ऊपर दी गई है एश्योर की, तो हम आपको 1 साल फ्री पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें यकीन है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क फेल नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम आपको 1 साल फ्री पढ़ा देंगे यदि आपका सिलेक्शन फिर भी नहीं होता है। और यह ऑफर केवल और केवल लिमिटेड टाइम के लिए दिया गया है, क्योंकि इस समय हम सेलिब्रेट कर रहे शिक्षा महोत्सव। एक जरूरी बात, यदि 2027 के विद्यार्थी अभी प्लानिंग कर रहे हैं तो यह लास्ट टाइम है, क्योंकि इसके बाद सारे इंस्टीट्यूशन पैसे जरूर लेंगे, लेकिन प्रीलिम्स से पहले कंप्लीट सिलेबस नहीं हो पाएगा, कुछ मेंस के सब्जेक्ट छोड़ने पड़ेंगे। मैं ओपनली बता दूं कि इस समय यदि आप आने वाले 10 दिन में प्लानिंग कर रहे हैं तो सिलेबस पूरे होने की गारंटी है। उसके बाद आपका सिलेबस वही कवर होगा जो प्रीलिम्स और मेंस में आता है, दोनों में या केवल प्रीलिम्स में। समय निकल रहा है, जितना जल्दी आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर लेंगे वही सही तैयारी की शुरुआत मानी जाएगी। हमारा रिफर कोड MK लाइव है, नीचे दिए गए लिंक से आप इस कोर्स का ट्रिपल ट्रीट प्राप्त कर सकते हैं MK लाइव रिफर कोड के साथ। मिस मत करिएगा, ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर आपको इसकी जरूरत नहीं तो जिन्हें जरूरत है उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, शायद आपकी एक मदद किसी की जिंदगी बना दे। ऑप्शनल को, हिस्ट्री ऑप्शनल को कैसे बेस्ट करना है, देखो मैं जो मेरा अनुभव है मैं बता दे रहा हूं, और मेरे बच्चों ने जितने ने अपनाया फायदा ही हुआ है। 2013 से 2025 मेंस कितने साल हो गए पूरे? 2013 से 2025 13 साल।
क्योंकि 13 भी तो लिया जाएगा ना। 13 साल, एक पेपर में 8 क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 में 13 साल में कुल कितने क्वेश्चन हो गए? 104। ईमानदारी से बताओ, अगर हिस्ट्री में आपने वो 104 क्वेश्चन बढ़िया से तैयार कर लिए, आपको लगता है कि 2027 या 26 के मेंस में उससे बियॉन्ड सवाल आ जाएगा? सवाल एज इट इज ना है, लेकिन कंटेन उसी में से होगा। मैं इस बात को चैलेंज कर सकता हूं कि अगर आप मुझे 13 साल के 104 सवाल पेपर 1 के और पेपर 2 के बेस्ट करके दिखा दो, हिस्ट्री में 280 से नीचे नंबर ही नहीं आएंगे। उसका कारण है क्योंकि सवाल भले ही बदल जाए, मटेरियल तो उन्हीं में से छिपा हुआ था। तो ऑप्शनल में यही रणनीति अपनाओ। तीसरा सवाल क्या था? यही था। हाँ बताओ। यूपीएससी की जीरो से क्या मतलब रोड मैप हो सीक्वेंस वाइज? कब देना है? सर 29 में। 29 देना। 29 वाले विद्यार्थी कितने हैं? और 29 वाले ठीक है। जीरो से रोड मैप अगर हमें करना है तो मैं कहूंगा सबसे पहला स्टेप 29 वाले क्या करेंगे, एक मोटा डिवीजन कर लीजिए टाइम का। एनसीईआरटी कब करेंगे, जीएस कब करना है, सीसेट कब करना है। फर्स्ट ईयर आप 2026 में दिसंबर तक या फरवरी 2027 तक एनसीईआरटी का टारगेट रखो। फरवरी से ऑप्शनल जीएस की शुरुआत कर दो, एक साल उसे दे दो, और लास्ट टाइम में केवल सीसेट, रिवीजन और टेस्ट सीरीज, इस तरीके से टाइम को डिवाइड करो। पर मैं कहूंगा एक डिटेल में मैंने पूरा दिया स्ट्रेटजी वाला वीडियो 29 वाला, उसको फॉलो करो। सर ऑनलाइन करें ऑफलाइन? ऑनलाइन या ऑफलाइन, इसका जवाब मैं इसलिए ज्यादा संकट में फंस जाता हूं। ऑनलाइन 3 चीजों के लिए बेस्ट है। पहला, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा, घर का भोजन, सारी चीजें, सुविधाएं मिलती रहेगी। तीसरा, अगर आप सेल्फ रेगुलेट है, सेल्फ रेगुलेट मतलब अगर क्लास में बैठा तो बिल्कुल ईमानदारी से बैठा हो, तो ऑनलाइन। जिंदगी जैसे आगे लेकर चली गई, बस मैंने ईमानदारी से पढ़ लिया था, तो मैं प्लान बी करके नहीं आया था। मैं भी आईएएस बनने आया था, नहीं हुआ तो रास्ते बन गए, और ईमानदारी से प्रयास कर। मैं वो बताता हूं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का सवाल है, ठीक है। इधर ध्यान देना सभी लोग। ऐसे कितने लोगों को लग रहा है कि इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन ज्यादा होता है? टोटल सीटें मान लेते हैं 1000 आई, ठीक है। आप ध्यान से देखना, पूरे आंकड़े मेरे पास 2023 की ऑफिशियल रिपोर्ट है मेरे पास, 24-25 की अभी आई नहीं है। 1000 सीटों पर 12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे, ठीक है। इन 12 लाख फॉर्म में कितने फॉर्म इंग्लिश मीडियम के होंगे? लगभग 8.5 लाख फॉर्म इंग्लिश मीडियम के थे। हिंदी मीडियम के जो फॉर्म थे वो 2-2.25 लाख थे, और बचे हुए फॉर्म गुजराती या अलग अलग माध्यम मेंस जो देने वाले थे, रीजनल मीडियम के थे। जब प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ तो प्रीलिम्स के एग्जाम में मात्र 6.5-7 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। 5 लाख बच्चे इंग्लिश मीडियम के थे, 1.5 लाख बच्चे हिंदी मीडियम के थे, और 50,000-60,000 बच्चे ऐसे थे जो रीजनल मीडियम के थे, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर हुई। अब प्रीलिम्स का सिलेक्शन हुआ 15,000 बच्चों का, ठीक है। 15,000 बच्चों में इंग्लिश मीडियम के बच्चे कितने होंगे? लगभग 14,000। अब मुझे एक बात बताओ, जब प्रीलिम्स 14,000 बच्चे निकलेंगे तो वहां से सिलेक्शन ज्यादा होंगे कि 1000 बच्चों में से होंगे? पर फिर भी यह आपके लिए खुशकिस्मती है, फाइनल रिजल्ट में जहां हिंदी मीडियम अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले तो 4 बच्चों में 1 की गारंटेड सिलेक्शन हो जाता है, पर इंग्लिश मीडियम में वही 6 बच्चों में 1 का सिलेक्शन होता है। अब मुझे बताओ, हिंदी मीडियम का ज्यादा रिजल्ट है कि इंग्लिश मीडियम का? पर वो कहां खत्म हो जा रहा है? प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स के बहुत सारे, जैसे इस बार हिंदी का आपने जीएस का पेपर देखा, हिंदी में तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था वो क्या सवाल पूछ रहा है और क्या नहीं। थोड़ी भाषा उसने कुछ ज्यादा ही टिपिकल, और टिपिकल नहीं कहूंगा मैं उसे, एआई मेड बना दिए भाषा उसने। इस बार हिंदी मीडियम का पेपर मुझे नहीं लगता है कि वो पेपर जीएस का सही बनाया था। मतलब क्वेश्चन नहीं बात कर रहा हूं मैं, ट्रांसलेशन, बच्चे को पढ़ते ही नहीं आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है भाई साहब, तो ये मिस्टेक तो है उसमें। सर एक, हाँ बिल्कुल, बताओ बेटा। मैंने अभी 2026 का एग्जाम दिया है प्रीलिम्स का, बढ़िया। ठीक है।
मैं 9th में जब आई तो मुझे पता चला कि मैथ कुछ होता है। क्लास 9th में, 9th में, क्लास 9th में। ठीक है। 8th में पता चला कि मैथ कोई सब्जेक्ट और 9th पता चला चलो कुछ मैथ होता है। माय गॉड, मतलब क्लास 8 तक मैथ नहीं यस था? बिल्कुल। और मैं 9th में थी तभी पता चला कि इतने सब्जेक्ट ऐसे पढ़ने होते हैं। और 11th में पता चला कि केमिस्ट्री भी कोई सब्जेक्ट होती है। मतलब ऐसा एजुकेशन लेवल था मेरे स्कूल का। ठीक है। बट फिर भी जैसा था मैंने कोचिंग की, अच्छा लगा। और फर्स्ट टाइम में किसी मतलब टीचर से 12th बार ऐसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बताइए। Thank you sir इसके लिए। अभी ये है जमीनी स्तर से उठना। मैं ऐसे क्षेत्र से मतलब आती हूँ जहाँ मतलब बच्चियों को ऐसे पढ़ाया वढ़ाया नहीं जाता है। मुझे खुद रोक दिया गया था कि नहीं पढ़ने नहीं जाना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मत करो। सच में रोका गया था। नहीं, बिल्कुल होता है ये। एक्चुअली मेरे भैया जहाँ पहुंचे वो फिर आके बोले कि नहीं तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम जाओ पढ़ने जहाँ जहाँ, लेकिन तुम नौकरी लेके आओ, तुम कुछ करो। तब मैं यहाँ पे आ पाई, वरना शायद नहीं आ क्या पाती। बात है, बहुत क्योंकि बढ़िया। कंडीशन ऐसी आई मेरे आँख के सामने, मेरी इतनी जमीन मतलब ऐसी थी कि एक छीन ले- सिस्टम जो है वो क्या ही छीन लेता है। देख के पता चला। मैं सोची यार कुछ तो करना चाहिए मुझे नहीं, अपनी बिल्कुल family बिल्कुल, के लिए। बहुत। देखो, मैं आपको बताऊं कि जब एक लाल पास होता है ना, तो पूरा खानदान अब उसके पीछे लगता है। पर जब एक लाली पास होती है तो पूरा गांव, पूरा शहर, यहाँ तक कि आसपास के लोग बिल्कुल उस उद्देश्य के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। सब मैं जैसे कहाँ भी जहाँ भी रहती हूँ मुझे पता ही नहीं चला लड़के हैं लड़कियां हैं, क्या मुझे लगता है कि मैं इंसान हूँ, मुझे जो करना हम करेंगे। बिल्कुल बस बिल्कुल, मुझे ये यही सही लगता सोच है। जी। और तो मैं जैसे ऐसे 2024 में आई, मुझे 2.5 साल हो गए। मैंने फाउंडेशन लिया, मैंने किया। फिर उसके बाद से मैं सोची कि अभी मार्च में मेरा कंप्लीट हुआ, मैं सोची मुझे प्रीलिम्स देना चाहिए। मुझे लगा भी कि मुझे देना चाहिए और मैं प्रीलिम्स दी भी। 2 दिन पहले लग रहा था मुझे नहीं देना चाहिए, 2 दिन पहले लग रहा था, बट मैंने दिया एग्जाम। फिर उसके बाद से मुझे क्यों नहीं डर लगा, क्योंकि आपका फर्स्ट था ना। नहीं मैं एग्जाम में जब बैठी मुझे उस टाइम भी नहीं डरा, मैं क्वेश्चन करती गई। बहुत बढ़िया। और मुझे प्रैक्टिस भी नहीं थी, बस ये था कि हाँ मतलब मेरा नहीं हो पाएगा, ये नहीं, पता वो है, कोई नहीं, बट अच्छा पता रहा है। आपका बट अनुभव। प्रैक्टिस नहीं थी और पूरा प्रॉपर रिवीजन नहीं था, बट मुझे लगा कि मुझे देना चाहिए ताकि मेरा अगला रुके ना। नहीं नहीं, बिल्कुल बस सही इसलिए निर्णय मैंने रहा। दिया भी। सर बस मुझे मेंस के लिए आप गाइडेंस कर दीजिए। देखो, प्रीलिम्स के बाद हम मेंस के लिए एक स्पेसिफिक प्रोग्राम लाते हैं, केवल और केवल प्रीलिम्स पास बच्चों के लिए। उसमें मैं लगभग 1.5 महीने तक बच्चे को यह सिखाता हूं कि आंसर राइटिंग में उन सवालों का आंसर कैसे निकाला जा सकता है जिनका जवाब मेरे पास नहीं है। दूसरा, क्या आंसर राइटिंग में मैं ऐसा करूं कि मुझे बाकियों से बेटर नंबर मिल जाए। और तीसरा, आंसर राइटिंग में ऐसी कौन सी चीजें पढ़कर जाए जहां से गारंटेड सवाल आएंगे ही। तो मैं चाहूंगा कि उसके लिए पहले प्रीलिम्स पर फोकस कर लेते हैं, मेंस की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, तब तक मैं आपसे कहूंगा कि अब आपका सिलेबस हो चुका है, अब आप प्रीवियस ईयर के सवालों को शुरू कर सकते हैं। कुछ करंट अफेयर में जो लिखने के लिए आते हैं उनको ट्राई कर सकते हैं, और कोशिश करिए अगर कोई टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग वाली लगानी हो तो वो लगा लीजिए। जी सर, एक्चुअली मतलब मुझे लेना तो चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, मेंस ऐसा के लिए मेंस के लिए तैयारी लेना कर लो, चाहिए। बिल्कुल कर। ठीक है सर। और सर मैं सच बताऊं तो आज तक मैंने कोई स्ट्रेटजी वो जो वही बोलते मैंने कोई फॉलो नहीं किया है, सच बता फॉलो रहे हैं। करो स्ट्रेटजी, भले ही वो हमारी ना करो, अपने खुद से, हाँ खुद ये से किया बनाओ, कि हाँ, खुद ऐसे से करना बनाओ कि चाहिए। क्या मेरी रणनीति पता रहेगी। नहीं या आप ऐसा आपको लगे कि नहीं तुम्हारे में कमी, ऐसे करना चाहिए। नहीं, करना चाहिए। उसका कारण है क्योंकि हमें लंबा सफर जब तय करना होता है तो हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, कहाँ पर रुकना है, कितने दिन में क्या कंप्लीट करना है, तो चीजें थोड़ी स्मूथली कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे मान लो कि अचानक हम कोई प्लान बना दे, 10 दिन कहीं जाना है, तो 10 दिन के दिमाग में स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि पहले दिन कहाँ रुकेंगे, फिर कहाँ, वहां से कितने दिन। अगर हमने कुछ भी तय नहीं किया है तो हो सकता है वो सफर अच्छा हो सकता है, लेकिन जो चैलेंजेस आएंगे वो हमें इमीडिएट भी सॉल्व करने पड़ते हैं। तो स्ट्रेटजी थोड़ा हमारे सफर को इजी कर देता है। ठीक है सर। सर जब मैं ऑनलाइन कोर्स ढूंढ रहा था कि मुझे ऑनलाइन यूपीएससी तैयारी करना है, तो मैं कई सारी इंस्टीट्यूट से बात किया, जैसे अनअकैडमी, अब्दानुप्रिया और भी जो पॉपुलर हैं। तो उन्होंने उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बोला आप अनअकैडमी से हमारी तुलना कैसे कर सकते हैं, वो तो अभी बहुत छोटे लेवल के, वो तो यूपीएससी, अभी यूपीएससी तो बहुत दूर की बात है, उससे छोटे लेवल की एग्जाम की तैयारी कराता थी। अनअकैडमी में इस बार पहली रैंक प्रॉपर हिंदी मीडियम की भी हमारी विद्यार्थी है। अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट ये बात कर रहा है तो वास्तविक रूप में वो अपना मजाक बना रहा है। अनअकैडमी की अगर रियल पहचान है तो मेडिकल या बाकी में नहीं,
सिविल सर्विस में, क्योंकि इसके जो फाउंडर मेंबर रहे रोमन सैनी, वो यूपीएससी के 18वीं रैंक थी, 2013 में 18वीं रैंक थी, ऑलरेडी सेलेक्टेड रह चुके हैं। तो इस कारण से अनअकैडमी को रियल में अगर जाना जाता है, अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ये बोल रहा है कि अनअकैडमी, मुझे बताओ क्या फर्स्ट रैंक वाले विद्यार्थी ने कहीं और नाम लिया कि मैंने कहीं और पढ़ा था? सर मैं 12th पास करके आया हूँ। अभी जस्ट 12 पास हुआ है। जी सर। बहुत बढ़िया। और सर मैं प्रिपरेशन तैयारी स्टार्ट कर दिया है ठीक है। सर, जो कि दिसंबर में मैंने तैयारी स्टार्ट किया, बैच लिया ऑनलाइन आगाज बैच की, माय गॉड। जो कि सर मैं 6 मंथ में इसमें 3 सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। क्या बात है। सर इकोलॉजी, जियोग्राफी, एक सर है पॉलिटी जो कि चल रहा है, अभी। और एक वो है साइंस टेक्नोलॉजी। हाँ साइंस टेक्नोलॉजी। सर 10 क्लास आपकी बची हुई है। बहुत बढ़िया। सर इतना सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। और सर मैं जब प्रिपरेशन तैयार किया तो उसके पहले मैं अपनी रणनीति तैयार कर लिया था कि मुझे इतना इतना में करना है काम। बहुत बढ़िया। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मुझे 2028 में मेरा बीए कंप्लीट हो जाएगा, तो सर बीए कंप्लीट हो रहा है तो मुझे 2028 में देना है एग्जाम, तो कहाँ तक मैं इसको कंप्लीट कर लूँ प्रिपरेशन को? जो लोग 28 का टारगेट रख रहे हैं, मैं सिंपल सा जवाब आपको दूंगा, आप एटलीस्ट अपने प्रीलिम से 6 महीने पहले अपने आप को क्लोज कर लिया करिए, अगर टाइम पर तैयारी करें। जैसे 27 वाले बच्चे अब लेट हो चुके हैं, तो वो तो 31 जनवरी तक सिलेबस खींचेंगे, पर आप लोग जितने भी 28-29 वाले हैं, 6 से लेकर 8 महीने आखिरी के बस रिवीजन को, प्रैक्टिस को, टेस्ट सीरीज को देना, ताकि आप बढ़िया से काम कर सकें। और सर इसमें कॉमन चीज़ मुझे ये दिखाई दिया, जितने एक्सपेरिमेंट हैं यूपीएससी के देने वाले, उनकी गलतियां क्या है कि जो उन लोग अटेम्प्ट दे रहे हैं बार बार फिर भी नहीं निकल रहा है। गलतियां क्या है उनकी? जो देखो गलतियां नहीं होती है, और गलती कर क्या रहे हैं कि जो नहीं निकल रहा है। गलती देखो, मैं एक बात बताओ, सीटें कितनी हैं? 1000, 15,000 बच्चे ही सेलेक्ट होंगे। ये कहो कि बाकी सेलेक्ट होने की तुलना में जो फेल हो जा रहे हैं वो गलतियां क्यों कर रहे हैं? उसका कारण ये है, जैसे 3 चीजें मैंने बार बार कही, अगर आपने कंसिस्टेंसी के रूप में अपनी तैयारी की, मुझे एक बात बताना, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, मैं इतने 15 साल से पढ़ा रहा हूं, तो एक चीज मैंने जो महसूस की है, आज अगर मैं इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करूं और मान लो मैं सिलेबस आज से स्टार्ट करूं और सिलेबस आपको बोलूं कि फरवरी तक मैं क्लोज करूंगा, आपको डेली आना है, 100 बच्चों में कितने बच्चे हैं जो पूरा फरवरी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे? कितने बच्चे आपको लगता है? 100 में से बड़े मुश्किल से 25% बच्चे। अब मुझे बताओ 75% कंपटीशन तो कहां खत्म हो गया? रास्ते में। 25% बच्चों ने मेरे साथ सिलेबस क्या किया केवल? अब जरा ध्यान से सुनना, इन 25% में कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छे से रिवीजन किया, टेस्ट दिया और कुछ एक्स्ट्रा बुक भी पढ़ ली? 10 से 15%। अब 90% कंपटीशन तो तुम्हारा तैयारी में ही खत्म हो गया, फाइनली बचा कितना? 10%। अब वो 10% उस एग्जाम हॉल में कितना बेटर माइंडसेट, कितना बेटर आंसर सॉल्व कर पाया, उसी में सिलेक्शन है। यूपीएससी या किसी भी फील्ड में मेरा मानना है कि कंपटीशन नाम की कोई चीज नहीं है। यूपीएससी में सबसे ज्यादा कंपटीशन आपका अपने आप से है। आज आपने कितना पढ़ा, कल कितना बेटर किया, सारी लड़ाई उसी पर है। हम अगर दूसरों से तुलना करते चले जा रहे तो उसमें हम ये गलती कर रहे हैं कि हम अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहे, बाकियों से इंप्रूव करना सोच रहे हैं। यूपीएससी हो या कोई भी कंपटीशन, वास्तविक कंपटीशन केवल 10% बच्चों में ही बचा है। वो 10% बच्चे अगर आप बन गए तो समझ जाओ कि आपने पहली लड़ाई जीत ली है। दंगल मूवी का एक जो डायलॉग है, दंगल करने से पहले डर से जीतना पड़ता है या डर को हराना पड़ता है। यूपीएससी में सिलेक्शन से पहले 10% लोगों में आना पड़ता है। 10% लोगों में आकर दिखा दो, मैं तुम्हें यह लिखित में दे सकता हूं कि यूपीएससी हो ना हो, जिंदगी में फेल नहीं होंगे आप। आज तक के इतिहास में पहली बार 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर आपको 12 मंथ प्लस 12 मंथ मतलब 2 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन इमीडिएट मिल जाएगा, 12 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन भी इमीडिएट मिल जाएगा।
मतलब 2 साल का सब्सक्रिप्शन इमीडिएट मिलेगा। और यदि फिर भी आप असफल हो जाते हैं, कभी कभी किस्मत साथ ना दे, पर आपने ईमानदारी से प्रयास किया है और हमारी शर्तें पूरी की हैं जो ऊपर दी गई है एश्योर की, तो हम आपको 1 साल फ्री पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें यकीन है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क फेल नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम आपको 1 साल फ्री पढ़ा देंगे यदि आपका सिलेक्शन फिर भी नहीं होता है। और यह ऑफर केवल और केवल लिमिटेड टाइम के लिए दिया गया है, क्योंकि इस समय हम सेलिब्रेट कर रहे शिक्षा महोत्सव। एक जरूरी बात, यदि 2027 के विद्यार्थी अभी प्लानिंग कर रहे हैं तो यह लास्ट टाइम है, क्योंकि इसके बाद सारे इंस्टीट्यूशन पैसे जरूर लेंगे, लेकिन प्रीलिम से पहले कंप्लीट सिलेबस नहीं हो पाएगा, कुछ मेंस के सब्जेक्ट छोड़ने पड़ेंगे। मैं ओपनली बता दूं कि इस समय यदि आप आने वाले 10 दिन में प्लानिंग कर रहे हैं तो सिलेबस पूरे होने की गारंटी है। उसके बाद आपका सिलेबस वही कवर होगा जो प्रीलिम्स और मेंस में आता है, दोनों में या केवल प्रीलिम्स में। समय निकल रहा है, जितना जल्दी आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर लेंगे वही सही तैयारी की शुरुआत मानी जाएगी। हमारा रिफर कोड MK लाइव है, नीचे दिए गए लिंक से आप इस कोर्स का ट्रिपल ट्रीट प्राप्त कर सकते हैं MK लाइव रिफर कोड के साथ। मिस मत करिएगा, ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर आपको इसकी जरूरत नहीं तो जिन्हें जरूरत है उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, शायद आपकी एक मदद किसी की जिंदगी बना दे। सर मान लीजिए एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट खत्म हो गया, फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का थोड़ा भूल जा रहा है, तो रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे रिवीजन किया जाए? रिवीजन की स्ट्रेटजी में पहले यह समझते हैं कि रिवीजन करते कब है। एक विषय 2 विषय नहीं कंप्लीट करके रिवीजन करिए। जैसे 27 देना है आपको, तो आप दिसंबर तक तो दिमाग रखाइए कि नोट्स बन जाए, मेरी क्लास कंप्लीट हो जाए, सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए। लेकिन अगर आपको 28-29 देना है तो मैं कहूंगा कि हर 2 महीने 3 महीने के बाद जब 2 विषय कंप्लीट हो जाए तो रिवीजन लग जाए करो। सर पीछे का हाँ, पीछे का। पर वो 28 और 29 वाले, 27 वालों को रिवीजन शुरू कर देना चाहिए दिसंबर से। पहले दिसंबर तक वो सिलेबस पूरा करे ना, क्योंकि ऑप्शनल उसके सिर पर है, सीसेट उसे कवर करना है, जीएस कंप्लीट करना है, करंट अफेयर कवर करना है, ये सारी जिम्मेदारी रहती। तो 27 वाले रिवीजन दिसंबर से पहले ना करें। हाँ, दिन भर में क्या पढ़ा रहे हैं वो जरूर शाम को सोते समय कंप्लीट करो। संडे के दिन सप्ताह भर में क्या हुआ उसे एक बार देख लो। पर 28-29 वालों का रिवीजन स्ट्रेटजी अलग होगा और 27 वाले। सर और आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें, मतलब कौन से ईयर के बच्चे? सर 27 वाले जो आंसर राइटिंग अब शुरू करो ना आप लोग। करंट अफेयर में जब भी कोई खबर आती है उसका आंसर लिखना स्टार्ट करो। आपका मास्टर जब कोई एक सब्जेक्ट पूरा कर ले, मान लो आपने कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री कर लिया, तो मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन करके आंसर राइटिंग शुरू करो अब आप। पर टॉपिक के कंप्लीट होने पे आंसर राइटिंग ना करें। जैसे आज आपने चक्रवात पढ़ा, फिर आपने कहा सर अब मुझे बताइए कैसे सवाल आए थे, नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इसमें सवाल ऐसा आएगा कि साइक्लोन क्लाइमेट चेंज के साथ कैसे कनेक्ट होता है और उसका इंपैक्ट इंडियन ओशियन में क्यों ज्यादा मिलता है। तो वो तब पता चलेगा जब हमने बाकी चीजों को भी कनेक्ट किया हो। सर ये होता है कि वो पैनल पर इंग्लिश मीडियम वाले बैठे होते हैं, तो हिंदी मीडियम वालों को लेकर वो ऐसा किसने कहा कि जो पैनल वाले होते हैं वो सब इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं? एक व्यक्ति उनमें हो सकता है जो कोई साउथ इंडियन से हो, तो उनको शायद हिंदी ना आती हो, लेकिन उन्हें हिंदी अच्छे समझ में आती है। देखो, हिंदी मीडियम का बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इंटरव्यू में अगर केवल अच्छा कम्युनिकेशन। रविराज को रियल में इंटरव्यू में काफी हाई मार्क्स मिले हैं। यूपी में उनके इंटरव्यू के मार्क्स सबसे हाईएस्ट थे। जब उन्होंने यूपी पीसीएस दिया था, सबसे हाईएस्ट मार्क इंटरव्यू में मिले। उसका कारण है आपकी बोलने की शैली, कम्युनिकेशन आपका कैसा है। इंटरव्यूअर इस बात को चेक नहीं करता है कि आपका नॉलेज कैसा है। जैसे आजकल इंटरव्यू जो चल रहे हैं कि अमेरिका के संविधान का 4 अनुच्छेद बताइए, ऐसे इंटरव्यू नहीं होते, वो मजाक के लिए ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, जिन्होंने इंटरव्यू लिया है उनसे भी मेरी सीधी बातचीत रही है। उन्होंने कहा देखो हम इंटरव्यू में 3 चीजों पर फोकस करते हैं। पहला, व्यक्ति अपनी बात रखता कितनी बढ़िया से है। जैसे हिंदी में आप क्या कहिए, जैसे सर है तो सभी लोग सर बोलेंगे, पर आप हिंदी में क्या कहिए, महोदय, क्या मैं इस विषय पर मेरी कुछ आशंका के बावजूद किसी प्रकार की संभावनाओं को प्रकट कर सकता हूं। सुनने वाले को बड़ा अच्छा लगता है। सर कहने की जगह महोदय कहना, महोदया कहना बहुत अच्छा लगता है उसे भी। तो पहला, कम्युनिकेशन में वो व्यक्ति बोलता कितना बढ़िया है, मतलब बात कितनी बढ़िया रखा है। दूसरा, ठहराव कितना उसके अंदर है, पेशेंस कितना है।
क्या हड़बड़ी वाला व्यक्ति तो नहीं है, जल्दबाजी में चीजें बताना तो नहीं चाहता है। इन चीजों को हम ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं साइकोलॉजिकली, क्योंकि इंटेलिजेंट होना अपनी जगह पर है और पेशेंस होना। अभी मैंने एक प्रोग्राम किया था सतीश रे के साथ, फेक पॉडकास्ट वाला देखा था, पेशेंस सीखिए उससे। कितने लोगों ने वीडियो देखा है वो? आपको फील होगा, इसको कहते हैं पेशेंस। मतलब आप देखें ना, मैंने कितने तक उस व्यक्ति को झेला है कि ठीक है भाई बोल दो क्या पूछना है तुम्हें, और किधर ले जाना है मैं तय करूंगा, वो किधर भी ले जाए पर मैं डिसाइड करूंगा उसको कहां ले जाना है। तीसरा और सबसे जरूरी काम इंटरव्यू वाला ये चेक करता है आपका थॉट, आप लेफ्ट विंग के हैं कि राइट विंग के। इसलिए आपको हम बार बार सजेशन कहते हैं कि मध्य मार्ग चलिए, ना लेफ्ट सोचिए ना राइट। जैसे हम कहे, मान लो अभी एक इंटरव्यू में सवाल पूछ लिया जाए, पिछले कुछ समय से भारत में संप्रदायवाद, धार्मिक कट्टरता कुछ बढ़ती जा रही है, आप क्या कहेंगे इस विषय पर? तो उत्तर क्या आना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं सर, ये ऐसा प्रतीत होने की कोशिश है ताकि हमारे देश को बांटने का प्रयास किया जाए। वास्तविक रूप में समय समय पर धर्म के प्रति लोगों के आकर्षण थोड़े से बढ़ते और घट सकते हैं, लेकिन इसके आधार पर हम ये परिणाम नहीं निकाल सकते कि धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है। तुमने अपना बैलेंस विषय दे दिया, बची बात अब उत्तर एंडिंग कैसे करोगे? फिर भी यदि लोगों को लगता है तो हमें अपने संविधान और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए कर्तव्यों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे ऐसी समस्या को हम हल कर सकते हैं। वहीं पर समाधान मिल गया। आप लोग क्या सोच, हाँ ऐसा लग रहा है मुझे। आप जैसे वो कह देंगे, मान लो यूपी पीसीएस में तुम इंटरव्यू देने गए, आपको लगता है बुलडोजर न्याय सही है? बिल्कुल। आपको वहां क्या कहना है? बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन यदि किसी निर्माण कार्य गलत तरीके से और नियमों के खिलाफ बना है तो वहां पर की गई कार्रवाई कानून सम्मत है, उसे हम सही और गलत नहीं ठहरा सकते हैं। जवाब खत्म हो गया। तुम हमेशा उस दिशा में मत जाओ जिधर वो ले जाना चाहता है, तुम उसे अपनी जगह लेकर आओ जहां हम चाहते हैं। यूपी पीसीएस की तैयारी कैसे करें, क्योंकि इसमें डीप में अलग उत्तर प्रदेश के लिए जाना मैं कहूंगा पड़ता। कि यूपी पीसीएस का लेवल अभी उस लेवल तक पहुंचा नहीं है, तो ज्यादा बेस्ट है कि थोड़े विषय पहले चेक कर लो कौन से ज्यादा आते। जैसे जनरल साइंस से बहुत प्यार है इसको। सर हिंदी आती है? हाँ, मतलब उसमें जो सी सेट में हिंदी आती है वो अलग चीज है, पर मेंस में जो पेपर 5 और 6 है उसके लिए एक अलग रणनीति अपना लो जीएस के साथ। बताओ क्या दुकारा है? मैंने पीवाईक्यू ट्रेंड बनाया था, मतलब 2025 से पहले 10 से 12 वर्षों का। से कहाँ से आए? हाँ, नैनो टॉपिक में डिवाइड किया था कि इतने, जैसे मतलब सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट से क्वेश्चन आया है पॉलिटी में, और इकोनॉमी में बैंकिंग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है 10 से 12 वर्षों में। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट में बनाया हूँ। बट सर उसमें इस बार का पेपर देखते हुए लग रहा है कि ये सही होगा कि नहीं। नहीं, वो 1 साल के लिए कुछ नहीं होता है, वही सही होगा। और सर मतलब ट्रेंड के अनुसार ही पढ़ाई करें कि जो ट्रेंड बनाया हूँ, मतलब जैसे कि अकॉर्डिंग करें, पर ऐसा नहीं कि किसी विषय को इग्नोर कर दे पूरा। मतलब इग्नोर नहीं करना है, फिर भी हाँ बिल्कुल पढ़ते चलना है फिर भी। ठीक है सर, मतलब ट्रेंड का फॉलो कर सकते हैं। 1-2 साल का, 5 साल का, 6 साल का। हाँ, हम ऐसा मेंटली स्टेबिलिटी कैसे रखें हम? किस तरीके की मेंटल स्टेबिलिटी में? सर जैसे कि घर में कुछ तनाव है, या एक चीज मैं बता दूं कि घर में जो भी प्रॉब्लम होती, घर में जो भी, बस एक सवाल पूछो, क्या ये प्रॉब्लम 1.5 साल बाद रहेगी क्या? घर में अब मान लीजिए माता पिता के बीच में कलह हो गई, पूछो 1.5 साल बाद भी रहेगा क्या झगड़ा? नहीं रहने वाला है, छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान। पर मान लो कि किसी व्यक्ति के जीवन मरण का प्रश्न है तो आपको वहां रहना होगा। जहां जीवन मरण की बात आ जाती है वहां पहली प्रायोरिटी। लेकिन जहां आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो चलता ही रहता है, अब जैसे आपके भैया या आपकी जो सिस्टर कुछ ना कुछ बोल ही रहते होंगे, आपको टीज करते होंगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, बोलने दिया करो। उसका जवाब आपको अपने माउथ से नहीं देना है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मन को स्थिर कैसे रखें। जैसे कि कई चीज़ों को लेकर मन विचलित रहता है कि यार ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, या अगर ऐसा है कि सब चीजें अचीव करना चाहते हैं, सब चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, हमें वो भी चाहिए ये भी चाहिए, तो हमें बताना पड़ेगा कि थोड़ा वेट। जैसे मान लीजिए पढ़ाई करते समय अच्छा लग रहा है कि यार थोड़ा घूमने चले जाए, पढ़ाई करते समय लग रहा है कि लोग एंजॉय कर रहे हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसका एक ही सोल्यूशन है
जितना हम अपने आप को सोशल लोगों से कट कर देंगे हमारा फोकस बढ़ेगा। हमें जैसे जैसे पता चलेगा कि फलाना कर रहा है, जैसे स्टेटस, आपको पता है लोग स्टेटस लगाते हैं आजकल व्हाट्सएप पर, 3 सेकंड का स्टेटस होता है वो 3 सेकंड का, पर कुछ लोगों के 3 घंटे खराब बैठ कर देता है। उसको देखते फील हुआ इतना कैसे खुश लग रहा है ये कमीना, और परिणाम क्या होता है, वो खुद के 3 घंटे बर्बाद करता है। हो सकता है वो भी खुश ना हो, वो 3 सेकंड की तस्वीर के लिए उसने मुस्कुराया था, बाद में वो भी टेंशन में हो। ज्यादा बेस्ट है कि स्टेटस देखेंगे नहीं हम, जब स्टेटस ही नहीं देखेंगे तो पता ही नहीं। इसलिए मैं तो कहता हूँ कीबोर्ड वाला जो नहीं था फोन, 1-1.5 साल के लिए वो रखो, और मोबाइल जो रखो केवल वीडियो यूट्यूब के देखने के लिए। ठीक है? यस सर। ठीक है, चलेगा। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो बेटा। जी सर। चलो सर जीएस की बढ़ा देंगे, सी सेट कम रखेंगे, ठीक है। और जो लोग, मैं बता दे रहा हूँ सोल्यूशन, किसी भी इंस्टीट्यूट की फी मुझे रिसिप्ट दिखा देना, मैं बोल दूंगा उनको कम कराने।